बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने हैंड आउट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कल कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। सवाल कह रहा है कि द कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर x डिवाइडेड बाय cos x फॉर द इंटरवल दैट x इज ग्रेटर देन माइनस पाई ओवर 2 less than pi over 2 has one stationary point. Find the x coordinate of this point. ठीक है भाई। सो अभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व्स इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v। सो डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे क्वोशंट रूल, यानी कि वी यू डैश माइनस यू वी डैश एंड देन कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। मतलब कि u इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, so u dash is equals to e raised to the power x itself. V is equals to cos x, therefore v dash is equals to minus sin x. So सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, vu dash minus uv dash and then completely divided by v का square. So dy over dx will be equals to v times u dash किया, v times u dash किया तो e की पावर x मल्टीप्लाई बाय cos x, फिर माइनस u टाइम्स v डैश किया तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x टाइम्स साइन x। ठीक है भाई, तो जो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं मैंने सीधा वही लिख दी। एंड देन इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, यानी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इस बात में कोई इशू, मतलब कि ये ऐसा हो गया कि e की पावर x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई बाय sin x कंप्लीटली डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। और चूंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी केप्ट इक्वल टू जीरो। तो पहले जब आपने cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कराया विद जीरो तो ये हो गया खत्म, और देयरफॉर आगे बस क्या बच गया कि e की पावर x एज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस sin x एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू जीरो। e की पावर x को इक्वेट किया विद जीरो तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। सो जब e की पावर x को आपने इक्वेट किया विद जीरो, सो दिस हैज नो सॉल्यूशन, इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया, वो ये कि cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x को जब सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन। यानी कि साइन x डिवाइड बाय कॉस x की जगह आप बेसिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लोगे जो कि P1 से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो। साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x की जगह हम लिख देंगे टेन एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इंटरवल हमारे पास है x इज ग्रेटर देन माइनस पाई ओवर टू लेस देन पाई ओवर टू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक एंगल अल्फा। बेसिक एंगल अल्फा निकालते हुए हमेशा माइनस की साइन को इग्नोर करते हैं। सो बेसिक एंगल अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स वन, यानी कि बेसिक एंगल अल्फा विल बी इक्वल्स टू पाई ओवर फोर। ये आपका बेसिक एंगल है अल्फा, बट वी आर कंसिडरिंग अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 10x सिंस वी नो द फैक्ट दैट के हमें फिर यहाँ पे स्लांट लाइन हमारी बन जाएगी दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि दूसरे और चौथे में आपके पास 10 की वैल्यू इज नेगेटिव एंड द बेसिक एंगल अल्फा ऑलवेज lies between the slant line and the horizontal axis, so pi over 4 यहाँ पे and pi over 4 यहाँ पे। तो इंटरवल कौन सा है आपके पास, माइनस पाई ओवर टू से लेके पाई ओवर टू वाला, यानी कि इंटरवल आपके पास ये वाला है माइनस पाई ओवर टू से लेके पाई ओवर टू तक का। तो इस इंटरवल में जो स्लांट लाइन आपके पास बन रही है वो चौथे वाले क्वाड्रेंट में बन रही है। आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इस स्लांट लाइन तक तो इंटरवल से आउट हो जाओगे। आपको इस इंटरवल में रहना है कि माइनस पाई ओवर टू से लेके पाई ओवर टू तक का, तो आपको लाजमी सी बात है क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा स्लांट लाइन तक। तो जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल्स आपके पास माइनस में आते हैं, therefore x will be equals to therefore x will be equals to minus pi over 4. This will be your answer. This is the x coordinate of the stationary point. इस बात में कोई इशू बताइए, कोई स्टेप रिपीट करना है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कह रही है कि द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर
x is equals to a is completely multiplied by 2 theta minus sine 2 theta and y is equals to a is completely multiplied by 1 minus cos 2 theta. ठीक है भाई, शो डैट के डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो कॉट थीटा के बराबर है। इस फॉर्म में आपको डी वाई ओवर डी एक्स लेकर आना है। सो एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस a मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा। इसको मैंने पहले इस तरह एक्सपेंड करके लिख दिया। ठीक है भाई। सो जब डी एक्स ओवर डी थीटा निकालोगे, यानी कि x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2a की हैसियत क्या है? जस्ट अ कांस्टेंट टर्म जो कि वेरिएबल थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सो जब 2a थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जस्ट 2a आ जाएगा और फिर माइनस की साइन है। इस a की हैसियत क्या है? अ कांस्टेंट टर्म जो कि साइन 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले मैंने माइनस की साइन बना दी और फिर मैंने a को एज इट इज लिख दिया। जब साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि भाई जब x को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2a माइनस 2a टाइम्स कॉस 2 थीटा। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? बताइए। और फिर उसके बाद आपके पास है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो पहले मैं एक्सपेंड करा के लिख देता हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू a माइनस a कॉस 2 थीटा। तो जब y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट थीटा, सो डी वाई ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा भाई? a की हैसियत क्या है? जस्ट अ कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगी। फिर माइनस की साइन है और फिर a को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, बिकॉज इस a की हैसियत क्या है कि ये cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस कांस्टेंट टर्म a को तो एज इट इज लिख देंगे। cos 2 थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 साइन 2 थीटा आएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा आएगा। सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि भाई डी वाई ओवर डी थीटा, यानी कि y को जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो आपके पास जो है वो 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा आ गया। तो अब आपने करना क्या है? आपने तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। सो आप यहाँ पे चेन रूल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है भाई, सच डैट कि ये डी थीटा और ये डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद डी वाई ओवर डी एक्स। सो डी वाई ओवर डी थीटा के आपके पास 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई कराना है विद डी थीटा ओवर डी एक्स। अब ये जो आपके पास आया है, ये जो आपके पास आया है, दिस इज डी एक्स ओवर डी थीटा। सो डी थीटा ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स, इसका उल्टा। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2a माइनस 2a टाइम्स कॉस 2 थीटा। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए प्लीज। सो अब कुछ ऐसा हो गया कि 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा इन द न्यूमरेटर, और नीचे जो है वो आपके पास अगर आप 2a को कॉमन ले लो तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया कि भाई ये 2a और ये 2a कैंसिल आउट, खत्म। सो डी वाई ओवर डी एक्स अभी क्या रहेगी आपके पास फिलहाल? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा को लिखने का आपके पास तो एक ही ऑप्शन है ना खाली, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और नीचे आपके पास है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो पहले मैंने लिख दिया 1 एंड देन माइनस, ठीक है। और कॉस 2 थीटा को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, उनमें से किस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करें? आप ये देखो कि एक्चुअली क्या चाहिए, एक्चुअली आपको चाहिए कॉट थीटा, जो कि क्या होता है, जो कि आपके पास होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अकल इस बात का तकाजा करती है कि भाई नीचे नीचे आप यहाँ पे एक ऐसी एक्सप्रेशन लाओ जो कि कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ साइन लेकर आ जाए, आप कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ साइन लेकर आ जाए, तो जाके कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बच जाए आपके पास ना।
तो cos 2 थीटा को जो एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, साइन की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप का कोई इशू प्लीज बताओ। तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, भाई 1 और -1 कैंसिल आउट, और नीचे रह गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, एक साइन थीटा ऊपर से कैंसिल और एक साइन थीटा नीचे से कैंसिल। क्या चीज रह गई आपके पास, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जो कि आपके पास होता है कॉट थीटा। ठीक है भाई, सो देयरफॉर आपने ये बात शो कर दी, therefore dy over dx is equals to cot theta। इस बात में कोई इशू बताइए प्लीज, कुछ स्टेप रिपीट करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई सवाल कह रहा है कि द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर x is equals to a multiplied by cos cube t and y is equals to a multiplied by sin cube t। कहता है कि where a is a positive constant and t is greater than 0 less than pi over 2। पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है कि एक्सप्रेस dy ओवर dx इन टर्म्स ऑफ t। हमें इन टर्म्स ऑफ t जो है वो dy ओवर dx लेकर आना है। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय cos क्यूब t। तो अब मैं a मल्टीप्लाई बाय cos क्यूब t बोलूं, या फिर मैं इसको a मल्टीप्लाई बाय cos t का होल क्यूब बोलूं, बात तो एक ही है ना। क्यूब जो है वो जस्ट cos t पर है, वो a पर नहीं है। तो मैं चेन रूल के जरिए इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, यानी कि जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, सो डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा भाई, 3 जो है पावर में ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3a हो गया नीचे। cos t को आपने एज इट इज लिख दिया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय cos t का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन t होता है। सो पता चला कि भाई डी एक्स ओवर डी टी जो है वो आपके पास -3a साइन टी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर टी हो गया। इस बात में कोई इशू बताओ भाई, ये आपके पास डी एक्स ओवर डी टी हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब टी। अब देखो a मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब टी बोलूं, या फिर मैं a मल्टीप्लाई बाय साइन टी का होल क्यूब बोलूं, बात तो एक ही ना भाई। क्यूब जो है वो जस्ट साइन टी पर है, वो a पर नहीं है। सो जब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy ओवर dt विल बी इक्वल्स टू, ये जो पावर आपके पास यहाँ पे 3 है, ये 3 जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3a हमने यहाँ पे लिख दिया, साइन t को हमने एज इट इज लिखा, पावर में से जब 1 सब्ट्रैक्ट किया तो पावर 2 हो गई एंड देन मल्टीप्लाई बाय साइन t का डेरिवेटिव जो कि cos t होता है। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि भाई dy over dt is equals to 3a cos t multiplied by sin square t। इस बात से इत्तेफाक करते हैं भाई, बताइए प्लीज, एनी इशू विद दिस, 3a cos t multiplied by sin square t। तो निकालना क्या है हमने, निकालना है हमने dy over dx। तो हम चेन रूल इस्तेमाल कर लेंगे, हम कहेंगे भाई कि dy over dx will be equals to dy over dt multiplied by dt over dx। सो dy over dt क्या है भाई आपके पास, 3a cos t sin square t मल्टीप्लाइड बाय dt over dx। भाई ऊपर आपके पास जो आया है दिस इज dx over dt, तो dt over dx जो है इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय -3a टाइम्स साइन टी टाइम्स कॉस स्क्वायर टी। इस बात से इत्तेफाक करते हैं। तो पता क्या चला भाई, पता ये चला कि ये 3a और ये 3a कैंसिल आउट, एक साइन टी यहाँ से पूरा और एक साइन टी ऊपर से कैंसिल आउट, एक कॉस टी ऊपर से पूरा कैंसिल आउट और एक कॉस टी यहाँ से कैंसिल आउट।
देयरफॉर क्या चीज रह गई आपके पास, साइन टी डिवाइडेड बाय माइनस कॉस टी, यानी कि ये हो गया -10t। ये आपका dy ओवर dx हो गया इन टर्म्स ऑफ t। ये आपका पार्ट 1 हो गया फॉर 3 मार्क्स। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -10t। एनी इशू विद दिस भाई, बताओ प्लीज। पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है कि भाई शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at the point with parameter t is x sin t plus y cos t is equals to a sin t times cos t। अब एक तो देखो आपके पास ऐसा होता कि कोई आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होती, लेट्स से x की वैल्यू दी हुई होती, उसके मुकाबले में आप क्या करते, t की वैल्यू निकालते, फिर t की वैल्यू निकालने के बाद आप y की वैल्यू निकालते, और आपके पास जब t की वैल्यू होती तो फिर dy ओवर dx की भी वैल्यू आ जाती। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं दिया आपका ना, आपको ना अभी कोई x की वैल्यू पता है, ना कोई y की वैल्यू पता है, ना आपको t की वैल्यू पता है। आपको शो करनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यार इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है तो इसका मतलब आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ग्रेडियंट आपके पास जो है वो -10t है, बिकॉज dy ओवर dx इन टर्म्स ऑफ t क्या आया है -10t, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट x, y। अब ना x पता है और ना y पता है, लेकिन x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, y एज अ फंक्शन ऑफ t पता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं जिसका ग्रेडियंट मेरे पास -10t है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट a cos क्यूब t कॉमा a sin क्यूब t। x की जगह लिख दिया a cos क्यूब t, y की जगह लिख दिया a sin क्यूब t। इस बात से इत्तेफाक करते हैं, बताइए। अब आपको यहाँ पे बनानी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और बिल्कुल उसी फॉर्म में लेकर आना है जिस तरह के पार्ट 2 में आपसे मांगी गई। ठीक है भाई, सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। यानी कि हम कहेंगे कि y माइनस a साइन क्यूब t, दिस इज इक्वल्स टू -10t मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a cos क्यूब t। ठीक है भाई, अब मैं काम कर रहा हूँ, पार्ट 1 की जितनी वर्किंग की थी ना वो मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए हमारे पास यहाँ पे। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्म आई है फॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई है। बात मुकम्मल उस वक्त होगी कि जिस फॉर्म में आपके पास रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्म में आप इसको लेकर आओ, जिस फॉर्म में आपसे रिक्वायर्ड है उसी फॉर्म में आप लेकर आओ। ठीक है भाई, अब जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है वहां पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं भाई, साइन है, कॉस है, और यहाँ पे साइन टी और कॉस टी आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि यार जो फॉर्म हमें चाहिए ना वहां पे जरा ये 10t की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पहली फुर्सत में क्या करो, आप -10t की जगह -sin t ओवर कॉस टी लिख दो। पहली फुर्सत में आप ये काम कर दें कि y माइनस a साइन क्यूब टी, दिस इज इक्वल्स टू -sin t डिवाइडेड बाय cos t मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a cos क्यूब t। पहले तो आपने ये काम कर दिया। उसके बाद आप एक काम ये करें कि इस cos t को दूसरी तरफ भेज दें और y माइनस a साइन क्यूब t के साथ पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा दें। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करूंगा कि cos t विल बी मल्टीप्लाइड बाय y माइनस a साइन क्यूब t, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन t इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a cos क्यूब t। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। अब आप एक काम करें, अब आप दोनों तरफ एक्सपेंशन करा दें। पहली टर्म आपके पास हो जाएगी y cos t, फिर उसके बाद माइनस की साइन, और ये हो जाएगा -a साइन क्यूब t मल्टीप्लाइड बाय cos t।
यानी कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y cos t माइनस a sin क्यूब t टाइम्स cos t आ गया, और इस साइड पे आपके पास जो है यहाँ पे माइनस x sin t हो जाएगा, एंड देन प्लस a cos क्यूब t मल्टीप्लाइड बाय sin t। तो अब जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है उसमें आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो x sin t और y cos t है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई a नहीं है। तो आप एक काम करो कि लेफ्ट हैंड साइड पे a वाली टर्म्स के अलावा सब कुछ ले आओ। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा y cos t प्लस x sin t, x sin t, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a cos क्यूब t, a cos क्यूब t मल्टीप्लाइड बाय sin t प्लस a sin क्यूब t, a sin क्यूब t मल्टीप्लाइड बाय cos t। सो आपको दिख रहा है कि भाई जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अचीव हो चुकी है, बिल्कुल अचीव हो चुकी है यहाँ पे। एग्रीड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिख दिया x sin t प्लस y cos t, x sin t प्लस y cos t। अब जो मेन काम आपने करना है डेट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब आपको दिख रहा है कि यार ये जो दो टर्म्स आपके पास लिखी हुई है इनमें क्या चीज कॉमन है, इनमें a कॉमन है, इनमें एक बार cos कॉमन है और एक बार sin कॉमन है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे a sin t मल्टीप्लाई बाय cos t कैन बी टेकन एज कॉमन। तो पहले क्या बचेगा आपके पास, cos स्क्वायर t एंड देन प्लस sin स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी जगह लिख देंगे 1, बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्विवेलेंट टू 1। सो इसका मतलब cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्विवेलेंट टू 1। Therefore, x sin t plus y cos t, this is equals to a multiplied by sin t times cos t। ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म हो गई फॉर 3 मार्क्स। इस बात में कोई इशू बताओ प्लीज। अच्छा भाई पार्ट 3 का कह रहा है भाई hence show that if this tangent meets the x axis at point x and the y axis at point y, फिर क्या होता है कि the length of x y is always equals to a। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है हमारे पास जो आ चुकी है, तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है एट पॉइंट एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करती है एट पॉइंट वाई। तो जब एक हमारे पास एक पॉइंट एक्स है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट एक्स पे कट करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के अंदर y की जगह रख दूंगा जीरो, मैं y की जगह जीरो रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x sin t प्लस जीरो टाइम्स cos t, दिस इज इक्वल टू a sin t मल्टीप्लाइड बाय cos t। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपके पास, इसको मैं लिख रहा हूँ टॉप पे, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये हो गया आपके पास x sin t इज इक्वल टू a sin t मल्टीप्लाइड बाय cos t। तो ये पता चला कि sin t और sin t कैंसिल आउट हो गए, और देयरफॉर आप x की जगह लिख सकते हो a cos t। यानी कि हम बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि जब आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन के अंदर y की जगह जीरो रखा तो x का कोऑर्डिनेट आया a cos t। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a cos t कॉमा जीरो हैं। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए प्लीज बताओ। और फिर होता क्या है कि दिस लाइन मीट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट y। ठीक है ना भाई, यानी कि y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एट y एक्सिस आपको पता है कि x इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे पुट कर दूंगा जीरो। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये आपके पास हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, जीरो मल्टीप्लाइड बाय साइन टी प्लस y cos t। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू a sin t मल्टीप्लाइड बाय cos t। यानी कि ये हो गया y cos t इज इक्वल्स टू a sin t टाइम्स cos t।
तो ये cos t और cos t आपस में कैंसिल आउट हो गए और देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a sin t बच गया। यानी कि मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पॉइंट y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, a sin t हैं। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए। तो हमने ये शो करना है कि एक्स वाई की लेंथ जो है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। हम कहेंगे कि भाई एक्स वाई की लेंथ जो है वो इस तरह आएगी कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यानी कि पहले आपने अंडर रूट बनाया, ठीक है, और अंडर रूट में आपने लिखा 0 माइनस ए कॉस टी इसका होल स्क्वायर प्लस ए साइन टी माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ये कहानी है। यानी कि आपके पास क्या हो गया, माइनस ए कॉस टी का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और फिर प्लस की साइन, ठीक है, और फिर उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो अगर आप अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो टेकिंग ए स्क्वायर एज कॉमन मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो गया, और cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की जगह आप लिख देंगे 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो यू विल बी लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओनली। तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, देयरफॉर एक्स वाई की जो लेंथ है इट इज इक्वल्स टू ए। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए, कोई मसला है यहाँ तक? तो ये कुछ टेक्निकल सवाल होते हैं इस तरह के विच आर रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और इस तरह के सवालों को डील करना आना चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है। आप लोग अटेम्प्ट करो, उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये जरा करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। किसी भी फॉर्म में लेके आ सकते हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं मांगी गई। एंड देन इसका पार्ट 2 करो, शाबाश। इसको कंप्लीट करेंगे, आई मीन इसको डिस्कस करेंगे और फिर एंड करेंगे क्लास। टेक योर टाइम, पूछता हूँ। अच्छा भाई, ये सवाल डिस्कस कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमने ईच एंड एवरी टर्म को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। यानी कि हमने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस की साइन है, और डिफरेंशिएट करना है हमने एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस की साइन है, और वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करना है with respect to x and then equals to constant term 3 जो है उसको डिफरेंशिएट करना है with respect to x। ठीक है भाई। तो जो सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है वो आप इस तरह लिख दिया करो। ये लिखने का एक अच्छा तरीका है, इस तरह लिखना चाहिए पहले, अच्छी बात है, इस तरह लिख दिया जाए। सो एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जस्ट सिंपली आपके पास जो है वो 3x² आएगा। फिर उसके बाद माइनस की साइन है, और पहले हम वर्किंग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई को डिफरेंशिएट करने की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसकी साइड में वर्किंग कर लो, यानी कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो u डैश इज इक्वल टू 2x, v इज इक्वल टू y, so v dash will be equals to 1 multiplied by dy over dx, so uv dash plus vu dash यानी कि x square times dy over dx plus 2xy। तो जब आपने एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद माइनस की साइन है, और वाई क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 3y² मल्टीप्लाइड बाय डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 3 को जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आया 0। अब ख्याल इसी से रखना कि ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है ब्रैकेट में, ठीक है ना भाई। सो ये आपके पास क्या हो गया, 3x² माइनस x² टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस 2xy माइनस 3y² टाइम्स
dy over dx and this whole thing is equals to 0. So far you have achieved this thing. So dy over dx को कॉमन ले लो, या फिर पहले आप dy over dx वाली टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दो, यानी कि ये कुछ ऐसी कहानी हो गई कि 3x स्क्वायर माइनस 2xy this is equals to x square dy over dx plus 3y square times dy over dx। यानी कि जब आपने dy over dx को कॉमन लिया तो अब आप देखो यहाँ पे अपने स्टेप्स को थोड़ा कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सिंपली फिर इस तरह लिख दोगे कि dy over dx is equals to 3x square minus 2xy and this is completely divided by x square plus 3y square, as simple as that। कोई मसला यहाँ तक बताइए। ये आपका dy over dx आ गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। उसके बाद पार्ट 2 कहता है, पार्ट 2 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ठीक है एट द पॉइंट 2,1 गिविंग योर आंसर in the form ax plus by plus c is equals to 0। अब स्पेसिफिक फॉर्म में आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बतानी है। तो एट द पॉइंट 2,1 इसका मतलब dy over dx में x की जगह आप 2 रख दोगे और y की जगह 1 रख दोगे। So dy over dx will be equals to 3 multiplied by 2 square minus 2 times 1 and it is completely divided by what? x square plus 3y square है, यानी कि divided by 2 square plus 3 times 1 का square। So dy over dx क्या हो गया भाई? 3 times 4 ये हो गया 12, 12 minus 4 divided by 4 plus 3। So 12 minus 4 divided by 4 plus 3 यानी कि 8 over 7। dy over dx की वैल्यू आपके पास 8 over 7 आ रही है। तो आपने जब यहाँ पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ग्रेडियंट आपके पास 8 over 7 है and it passes through the point 2,1। So y minus y1 this is equals to m multiplied by x minus x1, यानी कि y minus 1 is equals to 8 over 7 multiplied by x minus 2। तो ये हो जाएगा कि 7 multiplied by y minus 1 this is equals to 8 multiplied by x minus 2। So 7y minus 7 is equals to 8x minus 16, लेकिन ax plus by plus c is equals to 0 की फॉर्म चाहिए। मैं वर्किंग कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर विद ब्लू पेन, ठीक है। तो वो हम किस तरह लिख देंगे? पहले हमने लिख दिया 8x, फिर उसके बाद जो है वो y की टर्म लिख देंगे तो वो -7y जो है वो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आ गया एंड देन -16 एंड देन +7 एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 8x minus 7y एंड देन -16 + 7 हो गया -9। 8x minus 7y minus 9 is equals to 0। ये आपके पास वो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपने इक्वेशन बतानी है ऑफ द टेंजेंट। 8x minus 7y minus 9 is equals to 0। इज दिस क्लियर भाई? बताइए भाई, एनी कंफ्यूजन विद Yes, दिस? sir. ऑल राइट, आप लोग एक काम करो, कल की क्लास से पहले जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो है वो होमवर्क में कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, और कल जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह इस टॉपिक की आखिरी क्लास है, वेडनेसडे को हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो कल की क्लास में मैं स्पेसिफिक सवाल जो है सेंड आउट पे डिस्कस करूंगा बीच बीच में से, जो जो मोस्ट टेक्निकल सवाल होंगे वो। तो अपने पास होमवर्क लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। ये मैं ग्रुप पे भी लिख लूँ। अल्लाह हाफिज, कुछ पूछना है तो पूछ लो। खुदा अल्लाह हाफिज। नंबर 11 to 13 होमवर्क।